आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की संयुक्त हिंदी का सेकंड चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है खोया हुआ आदमी। और इस गद्य पाठ के लेखक का नाम है सुशांत सुप्रिय ने इस पाठ को लिखा हुआ है। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर लेखक का परिचय दिया हुआ है और यहाँ लेखक के परिचय के साथ साथ आपको गद्य संबंधी जानकारी में यह संदेश दिया गया है, यह बात बताई गई है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो लेखक का परिचय अगर आप देखेंगे तो लेखक का जन्म 1968 ईस्वी में हुआ था, बिहार पटना में। और इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। उन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जीवन की सच्चाइयों का, जीवन की विडंबनाओं का सीधे सीधे लोगों को साक्षात्कार करवाया है। और ये हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी अपना लेखन कार्य किए हैं। इनकी लगभग 500 रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रतिपादित हुई हैं, प्रकाशित हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें खोया हुआ आदमी, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज अनेक जातियों में विभक्त है। तो जाति पाति, ऊंच नीच, धर्मांधता, धर्म के कारण हमारा समाज अनेक जातियों में विभक्त है। तो धर्म, जाति, ऊंच नीच, धर्मांधता, अज्ञानता, शोषण, भेदभाव की भावना हमारे गांव के लोगों में प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। ये समस्याएं, ये कुरीतियाँ, बैड कस्टम्स और सिस्टम्स हमारे गांव के लोगों में विद्यमान हैं और जिसके कारण गांव का आज भी समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग जाति पात की भावना से, ऊंच नीच के भेदभाव से ग्रस्त हैं। ऐसे ही एक गांव में क्या हुआ, ऐसे ही एक गांव में एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखते ही गांव वालों ने समझ लिया कि यह कोई पागल है। पागल सा आदमी गांव में दिखाई देता है। उसे अपना नाम, धर्म, जाति आदि कुछ भी नहीं मालूम था। उस आदमी को अपनी जाति, अपना धर्म, अपना नाम कुछ भी नहीं मालूम था। कितनी अच्छी बात हो गई। एक ढंग से कहा जाए तो अगर हमारी जाति नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, तो देश के सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। इस देश को, भारत देश को पीछे ले जाने में, विकास के रास्ते से भटकाने में जाति पात की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वह व्यक्ति गांव के सभी जातियों, धर्मों के लोगों से आपस में मिलकर के प्रेम भाव से रहना, शोषण मुक्त होना और सबको सम्मान देना सिखाता है। वह गांव के सभी लोगों से यह कहता है कि आप सब लोग मिलजुल करके रहो, एक साथ में रहोगे, एकता में ताकत होती है, यूनिटी इज़ पावर। अगर हम मिलजुल करके रहेंगे तो हम विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गांव के लोग जो छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझ जाते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते थे, ऐसे लोगों को उस आदमी ने मिलजुल करके रहना सिखा दिया। वह लोगों को अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सकारात्मक ढंग से सही दिशा में उपयोग में लाने के लिए कहता है। हमारी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में और सकारात्मक कार्यों में अगर होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। इससे गांव के लोगों में नया उत्साह और जोश आ जाता है। गांव के सभी लोग मिलजुल करके, जात पात की भावना को भूल करके सब मिलजुल करके काम करने लगते हैं और गांव में स्वर्ग सा वातावरण छा जाता है। सब लोग मिलजुल करके रहने लगते हैं। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। तो ये सीख है स्टूडेंट्स इस चैप्टर की। खोया हुआ आदमी गांव में आने के बाद
किस तरह से उसने लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए सीख दे दी, संदेश दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, वहाँ से आप चैप्टर को देख लें। प्रोज है। अब हम रीडिंग के साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें आपको जो ग्रामर मिलेंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में आपको 10 नंबर की ग्रामर मिलने वाली है। 10 नंबर की ग्रामर, उसमें क्या क्या रहेगा धीरे धीरे हम लोग समझेंगे उसको। तो यहाँ पर जैसे 1 नंबर का काल परिवर्तन होता है, और 1 नंबर का वाक्य को पहचानने के लिए कि किस काल का है, अव्यय का वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे अव्यय 4 प्रकार के थे: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। ये 4 अव्यय थे। तो अव्यय का प्रयोग आपको वाक्य में करना होगा, या अव्यय अंडरलाइन करके दिया रहेगा, उस वर्ड को आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। फिर उसके बाद देखिए आपको 9th में था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर उसके साथ में अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के प्रकार दिए गए थे। अर्थ के आधार पर विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक। तो वहाँ पर जो अर्थक के साथ में अर्थ के आधार पर जो वाक्य का प्रकार था वो भी 1 नंबर का प्रश्न हो जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आपको वर्तनी को देख करके, स्पेलिंग को देख करके 4 वर्ड दिए रहते हैं, उसमें से एक वर्ड राइट होता है, तो उस राइट वर्ड को आपको लिखना होता है। तो कई प्रकार की ग्रामर है, 10 नंबर की ग्रामर है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे। यहाँ अभ्यास में, खोया हुआ पाठ में जो भी ग्रामर होगी उसको हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ग्रामर एक दिन की चीज़ नहीं है, साल भर में धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर शुरू कर लेते हैं। खोया हुआ आदमी। आदमी खो गया है, भटकते हुए वह इस गांव में आ गया है। गांव में आने पर अपरिचित है, कोई उसकी जान पहचान का नहीं है। पहले तो लोगों ने उसको पागल समझ लिया। पागल समझने के बाद लोगों ने उसको, बच्चों ने, कुत्तों ने देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे वे भी उसको पीछे पीछे घूमते रहे और घूम करके खिजाते रहे। तो अनेक प्रकार से लोग उसको परेशान करते रहे। चैप्टर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कई वर्षों की बात है, बहुत लंबी बात है, पुरानी बात है। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। गांव का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। बहुत ही पुरानी बात है, और एक गांव है, बहुत पुराना गांव। बात पुरानी है तो गांव भी पुराना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पुराना गांव, यहाँ पुराना गांव का मतलब पुराना क्या हो गया? पुराना विशेषण हो गया, पुराना गांव। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। पुराना गुणवाचक विशेषण है और गांव क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं हैं। तो इसमें से गांव क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। सभी गांव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से, उसका कोई अता पता नहीं था, न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। इस गांव के लिए अपरिचित था। इस गांव में भूलते भटकते यहाँ तक आ जाता है। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में उस आदमी को देखा, उस अजीब आदमी को उन्होंने देखा, तो उन्हें वह कोई पागल सा लगा। उस आदमी को देख करके उन्होंने सोचा कि पागल है, मेरे गांव में पागल आ गया है। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। कुत्ते उस आदमी को देख करके बेतहाशा, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित, बहुत अधिक भौंकने लगे। गांव के बच्चे भी खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो उन्होंने उस तरफ देखा, तो उनको एक आदमी दिखाई दिया कि आदमी को देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी, सभी बच्चे मिलकर के पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे, परेशान करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। इतना सीधा साधा आदमी था कि वह, बच्चे उसको सता रहे थे, फिर भी वह उनको कुछ बोल नहीं रहा था। ये तो अच्छाई की पराकाष्ठा है, सज्जनता है, महानता है।
जो ऋषि महर्षि महात्मा लोग जिस काम को करते हैं उस काम को वह आदमी कर रहा था कि सताए जाने पर भी वह किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। संयोग से सौभाग्यवश गुड लक किसी भले आदमी ने, सब सता रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, बच्चे उस आदमी को, अपरिचित आदमी को सता रहे थे, तो वहीं उस गांव में एक नेक इंसान था, भला आदमी था। उस भले आदमी ने देखा कि बच्चे उस अपरिचित इंसान को सता रहे हैं, तो वह उसके पास आ जाता है। जब भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद कि वह खोया हुआ है, इस गांव के लिए अपरिचित है। अब देखिए, के बावजूद ये क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो गया। का की के बाद ना नी ने रारी के बाद जो वर्ड आता है वह क्या होता है, वह संबंध सूचक अव्यय होता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 जो अव्यय हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उनको कैसे आपको पहचानना है, तो 1 नंबर आपको बोर्ड की परीक्षा में मिल जाएंगे। तो खोने के बावजूद उसके चेहरे पर जो भाव दिखाई दे रहा था वह बड़े ही गर्व का था। दिल से, दिमाग से वह टूटा नहीं था, वह अपने स्वाभिमान को खोया नहीं था, वह अपने गरिमा को, गर्व को, महत्व को वह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। खोया हुआ है, अपरिचित आदमी है, तो नए स्थान पर जाते हैं तो थोड़ा सा चेहरे को देख करके ऐसे लगता है डर भय, लेकिन मानसिक रूप से और हार्दिक रूप से, हृदय से और दिमाग से वह पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हमें दिल दिमाग से अपने आप को दुरुस्त रखना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है हमारा। तो वह आदमी मानसिक रूप से नहीं टूटा था, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। उस गांव के आदमी ने उसे देख करके यह सोचा कि यह पागल नहीं है। उसने सोचा, गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। वह कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसको अपने गांव के बारे में, नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। वह खोया हुआ आदमी, उसने बता दिया कि मैं खो गया हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम है। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। उसका नाम पड़ गया, उस आदमी का नाम हो गया खोया हुआ आदमी। अब जहाँ जाता इसी नाम से गांव के सभी लोग उसको बुलाते थे, उसको पुकारते थे। तो ये उस आदमी का परिचय हो गया कि अब उसे लोग खोया हुआ आदमी कह करके बुलाएंगे, पुकारेंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसकी सारी याददाश्त गायब हो चुकी थी, कुछ भी उसको याद नहीं था। उसके जेहन में, उसके शरीर से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। जेहन का अर्थ है जहन, मस्तिष्क, दिमाग। उसके दिमाग से, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसको कुछ भी नहीं याद था, ना उसे अपनी जात याद थी, ना उसे अपना धर्म याद था। लेकिन अपने खोएपन में ही खोया हुआ है, इसी में उसमें परिचित जैसा कुछ था कि उसे देख करके आपको ऐसा लगता था कि उसे नाम और पता भले नहीं मालूम है, फिर भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, गांव वालों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो वहाँ पर उस आदमी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ लोगों को दिखने लगी थी। कुछ तो है इस आदमी के पास जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे। गांव के लोग जब अन्य लोगों के पास लेकर के गए, गांव की सभा में, गांव में जहां सभी लोग इकट्ठा थे, वहां पर जब लेकर के जाते हैं तो सभी लोग एक स्वर में, एक आवाज़ में बोल उठते हैं, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है।
गांव वालों को वह आदमी अपना लगने लगा। अजनबी नहीं लग रहा है, अपना लगने लगा कि ये तो हमारा अपना है, लगता है इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का इसके साथ हमारा कोई संबंध है। तो लोगों ने उसे बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का निश्चय कर लिया कि अब हम इसको अपने गांव में ही रखेंगे। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। आदमी भी वहीं पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस गांव का सदस्य बन जाता है, मेंबर बन जाता है। अब गांव के लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए उसी गांव में रहने लगता है। अगला पैरा है स्टूडेंट्स। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। खोए हुए आदमी की विशेषताएं, उसकी क्या विशेषता थी? तो उसकी पहली विशेषता क्या थी? उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में, अपनी मीठी आवाज़ में कोई पुराना गीत गुनगुनाता था, गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गांव की स्वर उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। जब गांव में जो गाय भैंस थीं, जब वह गीत गाता था तो गीत को सुन करके गांव की गाय और भैंस और अधिक मात्रा में दूध देने लगीं। तो गांव के लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचने लगा। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। गांव के लोग जब उसके गीत को सुनते तो वह गीत बहुत ही मनभावन, बहुत ही आकर्षित करने वाला होता था। तो गांव के लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग, गांव में जो बूढ़े लोग थे, समझदार लोग, गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के जो बूढ़े लोग तो थे, उनको ऐसा लगता था कि जब वे जवान थे, अतीत मतलब बीते हुए दिनों की याद दिलाते थे। जब वह आदमी गीत गाता, उस आदमी के गीत को सुन करके गांव के बूढ़े लोगों को ऐसा लगने लगता कि उनकी युवावस्था, उनकी जवानी आ गई है। जवानी के दिनों की याद उनको आने लगती थी। गांव के लोगों ने पाया कि जब से यह खोया हुआ आदमी उनके गांव में आया है, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे। गांव वालों की सोच बदल गई। जब सोच बदल जाती है, जब सकारात्मक रचनात्मक सोच हो जाती है, तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, दूसरे भी अपने लगने लगते हैं। अब गांव वालों की आदतों में, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। गांव में अच्छा वातावरण हो गया, सब मिलजुल करके रहने लगे। जो जाति पात की भावना पहले थी, भेदभाव का भाव जो पहले दिखाई देता था, वह अब लोगों में नहीं रह गया था। अब लोगों के अंदर अच्छी सोच आ गई थी। लोग मिलजुल करके काम करने लगे थे, एक दूसरे को अपना मानने लगे थे। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी यहाँ आया है, गांव के फूल और सुंदर दिखाई देने लगे। गांव के फल और स्वादिष्ट लगने लगे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगीं। वातावरण में पूरी तरह से बदलाव आ गया। सब कुछ सुखद और सुंदर दिखाई देने लगा। गांव के जुगनू, ये एक प्रकार का कीड़ा है जो रात में चमकता है। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। जुगनू को देख करके ऐसा लगता था कि उनकी रोशनी और अधिक हो गई है, बढ़ गई है। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। वे अपने काम से काम रखते थे, समय पर पढ़ाई करते, समय पर खेलते, अनायास अपने समय को बर्बाद नहीं करते थे। तो बच्चों का भी व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि वह बच्चों को मोहित करने लेने वाला, अपने वश में कर लेने वाला गीत हमेशा सुनाता रहता था। और गांव के कुत्ते अब उसके संग हो गए थे। गांव के कुत्ते अब उसके साथ हो गए थे, संगी साथी हो गए थे। जानवरों से भी उसका अतिशय प्रेम हो गया था।
कुत्ते भी उसके साथ में हो लिए, कुत्ते भी उसको अपना मानने लगे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों, उसको सम्मान दे रहे हों। सैनिकों को, अधिकारियों को जो सम्मान दिया जाता है, वह सम्मान उस व्यक्ति को जब कुत्ते साथ में चलते तो देख करके ऐसा लगता कि ये कुत्ते उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया। उन्हीं दिनों गांव की एक बूढ़ी औरत को यह सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। अब उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब वह खोया हुआ आदमी उस गांव में रहने लगा तो एक दिन, एक रात में उस बूढ़ी औरत को सपना आता है कि यह खोया हुआ आदमी जो है उसका लड़का है। शायद उसका पुत्र बचपन में खो गया हो और भटकते भटकते फिर इस गांव में आ गया हो, लेकिन अब वह पहचान नहीं पा रही। तो उसको ऐसा लगा कि यह खोया हुआ आदमी उसका बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। बुढ़िया उसको अपने बेटे की तरह मानने लगी। वह एक गरीब स्त्री थी। वह महिला, बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी, जो घास को काट कर, उपले थाप करके, उपले बना करके और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उन लकड़ियों को बेच करके वह अपना जीवन यापन करती थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अकेली बुढ़िया परिश्रम करती और जो कुछ रुपए मेहनत के बाद उसे मिलते उससे अपना जीवन यापन कर रही थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। उसने क्या किया, उस खोए हुए आदमी को जो भूलते भटकते वहाँ पर आ गया था, उसको अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। अब उसको खोए हुए आदमी को माँ मिल गई और माँ को खोया हुआ बेटा मिल गया। अभी सचमुच में उसका बेटा है कि नहीं ये कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक दूसरे का संबंधी, एक दूसरे की माँ और पुत्र मान लिया। खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया है। वृद्धा की खूब सेवा होती और वृद्धा ऐसा महसूस करती कि उसका जीवन इस बेटे के कारण, बच्चे के कारण अब धन्य हो गया है। वह अपने आप को अहो भाग्यशालिनी मानती थी कि इतना अच्छा बेटा मुझे मिला है। वह ईश्वर को धन्यवाद देती थी। नेक्स्ट पैरा। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में जानकारी हो गई। खोए हुए आदमी को, उस व्यक्ति के खोए हुए आदमी की बहुत सारी जानकारी गांव के लोगों को हो गई थी। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में मालूम चल गया था। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। वह जानवरों से बात करते हुए प्रतीत होता था। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। पशु पक्षियों की भाषा को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन वह पशु पक्षियों से भी बात करता तो गांव वालों को ऐसा लगता था कि यह आदमी पशु पक्षियों की भाषा को भी जानता है, समझता है। वह आंधी, तूफान, चक्रवात, चक्र का मतलब चक्कर होता है, वात का मतलब हवा। हवा कभी कभी चक्कर के साथ आती है, ज़ोरदार हवा आती है और इसके साथ में जो है साथ में पानी भी आता है, बरसात भी होती है। तो आंधी, तूफान, बरसात, तेज़ हवा के साथ जब बरसात होती है तो आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने, बर्फबारी होना, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में। टिड्डियाँ एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर दिया था, सचेत कर दिया था, सावधान कर दिया था। तो वह गांव वालों को हमेशा जब कोई आपत्ति आने को होती थी, जब कोई आपत्ति आनी है,
उसके पहले ही गांव वालों को सचेत कर देता था कि अब गांव में आंधी तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, आप लोग संभल जाइए। तो गांव वाले पहले ही अपने आप को संभाल लेते थे और उनका नुकसान नहीं होता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण भविष्य के बारे में पहले ही वह बोल देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हुई, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर, आसमान की ओर वह खोया हुआ आदमी देखता है, न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना किया। वह खोया हुआ आदमी सूखे से बचने के लिए आकाश की तरफ देखकर भगवान से, किसी देवता से प्रार्थना करता है। और क्या होता है, कुछ ही समय के बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी, तेज बरसात होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। सूखी मिट्टी प्यासी थी, उसको पानी की ज़रूरत थी। मिट्टी तृप्त हो जाती है, मिट्टी की प्यास बुझ जाती है। तृप्त होना, शांत होना, मिट्टी की प्यास बुझ जाती है। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। गांव वाले मुसीबत से बच गए। सूखा पड़ गया था, गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन इस मूसलाधार बारिश के कारण अब गांव वालों को पानी मिल गया। गांव वाले खुश हो गए, भरपूर उनको आनंद मिलने लगा। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता बन गया। सब लोग, गांव के सभी लोग उसको अपना मानने लगे। नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। गांव के किनारे कुछ ऐसे लोग थे, दलित, गरीब लोग, सर्वहारा, जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए घर नहीं होता है, खाने के लिए अनाज नहीं होता है, ठीक ढंग से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, गरीब वर्ग है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे, छोटे थे। गरीब लोगों का घर गांव से अलग था, उनका घर दूर था थोड़ा। मुसलमान भी उसमें थे। सब लोग गांव वालों से थोड़ी दूर अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। मुसलमानों के घर जाता है, गरीब आदमियों के घर जाता है, उनसे अपनी दोस्ती कर लेता है। वह रोज़ के कामों में, दैनिक कामों में उनकी मदद भी कर देता था। उनके कर्तव्य उनको समझाता था कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका काम क्या है, किस काम को करने के बाद वे अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उनको उनकी ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में वह समझाता था। तो धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि उनको क्या करना है और वे उस काम को करने लगे और फिर उनके जीवन में विकास होने लगा। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बतलाता। देखते ही देखते क्या हुआ, गांव में बदलाव आ गया। दलित बस्ती में, मुसलमानों की बस्ती में भी बदलाव आने लगा। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उनका जो अधिकार था उसकी मांग करने लगे कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। जीवन जीने का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में रहता है उसी समाज से उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर समाज उन्हें काट देगा, समाज उन्हें अलग कर देगा, अलग थलग पड़ जाएंगे, तो वे बेचारे बन जाते हैं, मजबूर और लाचार बन जाते हैं। इसलिए उनको समाज की धारा से जोड़ना हमारा कर्तव्य है। तो उस खोए हुए आदमी ने दलितों को और गरीबों को भी समाज की धारा से जोड़ने का काम किया। सब लोग अब अपने अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ करने लगे। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, सब मिलजुल कर के रहने लगे। गांव में सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, सब मिलजुल कर के होली दिवाली मनाने लगे। कितना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो गया। सब मिलजुल कर के एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने लगे।
तो हमारा समाज अच्छा हो गया। स्वर्गीय आनंद, स्वर्ग की तरह आनंद वहाँ समाज के लोगों को प्राप्त होने लगा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। उस खोए हुए आदमी के आने के कारण गांव में जो बदलाव आया, काश यही बदलाव अगर हमारे पूरे देश में आ जाता तो कितनी अच्छी बात होती। हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वह हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती रहती है। लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि सब मिलजुल कर के रहें, तभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और हमारा समाज अच्छे ढंग से आगे की तरफ बढ़ सकेगा। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, भेदभाव और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। उस आदमी के आने के कारण अब गांव के लोग मिलजुल करके रहने लगे। वहाँ भेदभाव की भावना नहीं थी, जाति पाति की भावना नहीं थी। सब लोग एक दूसरे को अपना मानने लगे, भाईचारा चारों तरफ दिखाई देने लगा। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। सभी प्रकार के झगड़े, जो छोटी छोटी बात को लेकर के गांव में जो झगड़े हुआ करते थे, वे सारे झगड़े अब समाप्त हो जाते हैं। सब मिलजुल करके उस गांव में रहने लगते हैं। यदि कोई विवाद, कभी छोटा मोटा विवाद कोई हो भी जाता तो क्या होता, सब मिल बैठ करके उसको आपस में निपटा लेते थे। सभी लोग उस विवाद को सुलझा लेते थे। वह विवाद अपने चरम पर नहीं पहुंच पाता था, झगड़े नहीं होते थे, बात से ही समझौता हो जाता था। तो वहाँ से फिर से लोग मिलजुल करके रहना शुरू कर देते थे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। अब जो कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है, जो अधूरा कार्य है, उसको हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग पूरा करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। अब अगली क्लास में मिलने तक आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।